दिल्ली के खेलगांव में आर्टिस्ट कोटे से आवंटित किए गए कई घरों को खाली कराने का फरमान है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस घर पर एक दिन पहले अमल भी शुरू हो गया, लेकिन कलाकार मायूस हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने अदालत में चुनौती दी है, फिर भी बगैर नोटिस के घरों को खाली कराने की कार्रवाई की गई। आज इस मामले में फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। जिन साजबाज की बदौलत राष्ट्र का नाम सम्मान बढ़ाया, वो घर के बाहर बिखरे पड़े हैं। जो पद्मश्री सम्मान देश ने दिया, वो भी बिखरा पड़ा है। दिल्ली के खेलगांव में ओडिसी कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। कोर्ट का आदेश था, 25 अप्रैल तक मोहलत थी। अगले ही दिन सरकारी कर्मचारी गुरु राउत के घर पहुंचे और परिजनों कलाकारों के विरोध के बाद भी सारा सामान देखते ही देखते बाहर कर दिया। घर खाली कराना एक जिंदगी खाली कराने जैसा होता है। यहाँ पर गणपति भी हैं जो घर से बाहर हैं, इधर भारत सरकार भी है जो घर से बाहर है, जो भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आपको पद्मश्री प्रदान करती हूँ, और इधर गुरु मायाधर राउत, द हाई प्रीस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, सबसे सर्वोच्च पुजारी, और ओडिसी रन्स इन हर वेन्स गुरु मधुमिता राउत। तो ये सारे लोग सिर्फ बाहर नहीं हैं, पीछे देखिए बांसुरी बजाते हुए कान्हा भी घर के बाहर हैं, फुटपाथ पर हैं, और तमाम ओडिसी के साथ जितने साज होते हैं, यानी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो ओडिसी में काम आते हैं, इधर एक तानपुरा है, उधर सितार है, पीछे मृदंग है, ये तमाम चीजें सड़क पर हैं। 1982 के एशियाई खेल के बाद ये आवाज कलाकारों को आवंटित किए गए थे। तब से ये कलाकार यहाँ रह रहे थे। अब बुजुर्ग गुरु मायाधर राउत दुखी हैं कि इन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। पहले नोटिस भी देना चाहिए ना। अगर आप पहले नोटिस दिए फलाना डेट में आपका मकान खाली करना है तो हम तो तैयार रह जाते। हम कोई खाना है, कोई बोलता है, धड़ धड़ सामान सो के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खराब ये कि 97 का तैयार आदमी हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, मेरे ख्याल रखिए क्या करेंगे, जीव तो मार देंगे, मर जाऊंगा ऐसा करने से। गुरु मायाधर राउत का परिवार मायूस है। इन्हें अफसोस सरकारी आवास खाली करने का नहीं, सरकारी कर्मचारियों के तौर तरीके पर है। कि कैसे मैं सारे बुक्स वगैरह कहाँ हाथ में लेकर जाऊं, कैसे जाऊं? तो अगर आए हैं तो कार्टन लेकर आओ, ये कुछ करो, या मेरे को अगर 24 घंटे का मोहलत देती मैं खुद ही सब करा देती। नहीं, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दिस वे नो नेवर। एंड बिकॉज पुअर थिंग मधुमिता, द वे दे ट्रीटेड हर टुडे, दिस इज नॉट द वे टू बी। even if they were in such kind of hurry that the house should be vacated, they should have given her, okay, that this is the last warning, that we'll give you 1 week, 10 days, 1 month time, and please kindly do it. And after that, so any civilized, dignified person deserves that. मंगलवार को गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। आज किसी और कलाकार की पारी है। उम्मीदों के उलट आशाएं छीने जाने से हर कोई हैरान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल तक 13 कलाकारों को खेलगांव के ये सरकारी घर खाली करने के आदेश दिए थे। उसी फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सोमवार को देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने रेल मंत्री के साथ मिलकर देश में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की है। चिंता क्यों है, ये जान लीजिए। ये बिजली की आवाज है, सुनकर ही करंट दौड़ पड़ता है। फिलहाल देश में बिजली का करंट आपके घर में रोशनी कर सके, पंखा चला सके, इसकी चिंता कितनी गंभीर है, इस बात से समझिए कि गोवा में बिजली कटने पर लोग ट्वीट करके शिकायत कर रहे थे। तब बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी लाचारगी का ट्वीट मानो किया गया, जिसमें लिखा था, अब मेरे पास भी लाइट नहीं,
जब तक आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती और मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं हो जाते तब तक मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। लोग ऐसा ट्वीट देख हैरान होकर पूछने लगे कि ये क्या है। तो गोवा में बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही फिर जवाब आया कि क्यों क्या, आश्चर्य क्यों, मैं भी दफ्तर के बाहर आपकी तरह एक उपभोक्ता हूँ, लेकिन ट्विटर पर विभाग का कर्मचारी मेरे लिए कोई विशेष सेवा नहीं है। सवाल यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश हो या 20 लाख की आबादी वाला गोवा, 8 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान हो या 3 करोड़ की जनसंख्या वाला झारखंड, हर जगह एक साथ बिजली संकट कैसे आए। इस वजह को समझने के लिए जानिए कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। दावा है कि कोयले की कमी है, कोयला कम तो बिजली कम बन रही, डिमांड गर्मी में बढ़ गई, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं तो बिजली अब कट रही। जो भी थर्मल पावर प्लांट है पूरे देश में, वो कोयले की कमी के कारणों के चलते अपना जनरेशन घटाने लगे, जिसका सीधा असर हमारे विद्युत आपूर्ति पर 18 अप्रैल के बाद दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह कि देश के 173 थर्मल प्लांट में से 85 प्लांट जो घरेलू कोयले से चलते हैं, दावा है कि उसमें 25% स्टॉक ही कोयले का बचा। 11 प्लांट जो आयात किए कोयले से चलते हैं, वहां कोयले की भारी कमी हो रही है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में 28 प्लांट में कोयले की कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांट में इस वक्त कोयले की किल्लत है। यूपी के 4 में से 3 थर्मल प्लांट में कोयले की कमी है। इसीलिए आपके लिए गंभीर समस्या बन रहे बिजली संकट पर कोयले की कमी का सवाल लेकर हम गुजरात के नर्मदा जिले पहुंचे। यहाँ केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से पूछा कि समस्या कितनी बड़ी है। थर्मल पावर प्लांट्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। वो 10 दिन के लिए काफी है। एवरेज मैं बोल रहा हूँ, कुछ दूर दराज के जो इलाका है उधर थोड़ा कम है। और हमारे कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिलके हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है। तो लेकिन मैं मानता हूं नॉर्मली इस समय 17-18 डेज का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन रशिया से गैस आने का बंद हुआ है और इंपोर्टेड बेस्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, इंपोर्ट कोल उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उनका भी जनरेशन बंद हो गया था। अभी कोशिश करके फिर शुरुआत हुआ है। डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम डेली बेसिस पे 3.2 बिलियन यूनिट्स हम उत्पादन करते थे। इस टाइम पे 310, 315, 320, कभी कभी 300 भी हुआ है। लेकिन अभी 340-350 बिलियन टन, 300 नहीं, 3.5 बिलियन टन, 3.5 बिलियन यूनिट्स पर डे हो रहा है। तो इसके कारण डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। इसके कारण थोड़ा स्टॉक 16-17 जो रहने का था वो 10-11 दिन को। कोयला मंत्री भरोसा दे रहे हैं, फिर ये भी जोड़ते हैं कि जहां अभी 70-80 दिन का स्टॉक कोयले का होना था, वहां 10-11 दिन का रह गया। इसीलिए देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर देश के कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री सभी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोयले की कमी का समाधान निकाला जा सके, भीषण होते बिजली संकट से जनता को बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मॉस्को में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान पुतिन ने बूचा में नरसंहार के आरोपों को खारिज किया है। मॉस्को में पुतिन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की मुलाकात हुई है। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही थी। बूचा में नरसंहार के आरोपों को पुतिन ने गलत बताया है। मारियुपोल में जो बर्बरता हुई, जो बूचा में नरसंहार हुआ, जब इस मुद्दे से जुड़ी बातचीत हुई तो पुतिन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात में पुतिन ने कहा कि ये सभी आरोप गलत हैं, रूस पर गलत आरोप लगाए गए हैं। रेस्क्यू अभियान में यूएन रेड क्रॉस की भूमिका जरूरी है। इस बात को भी पुतिन ने माना है कि रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है उसमें मदद की जरूरत होगी। मॉस्को में पुतिन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की मुलाकात हुई।
डोनबास के क्रास्नी में रेल नेटवर्क पर रूस का हमला हुआ है। हथियार सप्लाई को भी तबाह किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ मॉस्को में पुतिन की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अहम इसलिए ये मानी जा रही थी क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई निर्णय लिया जा सकता है, कोई सकारात्मक बातचीत हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन रूस के हमले थम नहीं रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 63वां दिन है। जंग के 62 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बेबसी और बर्बादी का आलम यह है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तक की पहल शांति की कोई गारंटी लाती नहीं दिख रही। टर्की से मॉस्को पहुंचे यूएन महासचिव कीव भी जाएंगे, लेकिन रूस के विदेश मंत्री के नए बयान ने खौफ बढ़ा दिया है। यूक्रेन को मिल रहे हथियारों के जखीरे से खफा रूस ने साफ साफ कहा है कि मौजूदा हालात को कम करके आंकना बड़ी गलती होगी, क्योंकि एटमी वॉर का खतरा अभी टला नहीं है। रूस बोला, परमाणु खतरा बढ़ रहा लगातार। रूस बोला, मुश्किलें बढ़ा रहे हथियार। क्या यही है रूस यूक्रेन युद्ध की असलियत? संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद जिस युद्ध में शांति की आहट आती दिख रही थी, अचानक वो फिर विश्व युद्ध की ओर मुड़ता क्यों दिख रहा है? बर्बादी का जो मंजर अभी यूक्रेन की सीमाओं के अंदर दिख रहा है, क्या वो सरहदें पार कर बाकी देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा? क्या मिसाइल और टैंक के सहारे लड़ी जा रही जंग दुनिया के सबसे घातक हथियारों तक पहुंचकर ही दम लेगी? रूस की माने तो ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। आप भी सुनिए उनके विदेश मंत्री का सबसे ताजा और सबसे सनसनीखेज बयान। जंग के करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन पर न तो पूरी तरह कब्जा कर पाया है, न ही उसकी राजधानी कीव में घुस पाया है, और न ही पूरे देश को बर्बाद ही कर पाया है। वजह यूक्रेन की रणनीति ही है। अमेरिका और नेटो देशों से लगातार मिल रही आर्थिक और सैन्य मदद भी है। जाहिर है रूस इससे परेशान भी है और हैरान भी, क्योंकि जंग के शुरुआती दौर में अमेरिका ने इससे पूरी तरह अलग रहने का इशारा दिया था। कुछ ही घंटे हुए हैं जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव में थे। वो हथियारों की एक बड़ी खेप को हरी झंडी दिखाने आए थे। उनके आने से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया था कि अमेरिका से हमें तोहफे नहीं, खास हथियार चाहिए। वही हुआ भी। कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने $1,650 लाख के हथियार भेजने पर मुहर लगा दी और रूस की मुसीबत और बढ़ा दी। दुनिया भर से यूक्रेन को हथियारों का जखीरा मिल रहा है। अब तक यूक्रेन को अमेरिका से स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, पोर्टेबल एंटी टैंक हथियार, स्विच ब्लेड ड्रोन मिल चुके हैं, जबकि ब्रिटेन से लाइट एंटी टैंक हथियार, स्टार स्ट्रेक एंटी एयरक्राफ्ट हथियार और टर्की बेरख्तार TB2 ड्रोन दे चुका है। और भी कई देश हैं जो इस जंग में यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन इस जंग में अब उतना अकेला नहीं है जितना रूस ने 2 महीने पहले सोचा था। बेशक उसके कई शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के आत्मसमर्पण न करने की वजह से रूस के कब्जे से वो अभी भी बाहर हैं। बर्बादी का मंजर फैलाने के बावजूद रूस कई मोर्चों पर मात खा रहा है। सैनिक उसके भी मारे जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश उसके खिलाफ खुलकर खड़े हैं। आर्थिक पाबंदियों से वो अलग लड़ रहा है। उसकी बौखलाहट इस जंग को
बर्बादी के किसी नए मुकाम पर न पहुंचा दे। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन को नेटो से मिलती मदद से परेशान रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध रोकना कोई विकल्प नहीं है। युद्ध चलेगा और अंजाम तक चलेगा। उधर मारियोपोल में तकरीबन 1 लाख नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता तक नहीं दे रहा है। एक तरफ हेकड़ी दिखा रहा है यूक्रेन, नेटो की शह पर रूस को मात देने की बिसात बिछा रहा है यूक्रेन। दूसरी तरफ रूस को इंसानियत की दुहाई भी दे रहा है। मारियोपोल में फंसे लोगों के लिए ह्यूमन कॉरिडोर चाहता है यूक्रेन। और रूस है कि टस से मस नहीं हो रहा। मारियोपोल में पसरे मातम की रिपोर्ट्स आप लोग रोज देख रहे हैं, लेकिन काला सागर के तट पर स्थित इस शहर की दूसरी हकीकत यह है कि यहाँ अब भी करीब 1 लाख आम नागरिक फंसे हैं, जो यहाँ से पलायन नहीं कर पा रहे हैं। रूस कहता है कि यूक्रेन की फौज उन्हें ढाल बनाकर रूस पर हमले करना चाहती है। यूक्रेन कह रहा है, रहम करो, कम से कम बचे हुए लोगों को तो यहाँ से जाने दो। मतलब युद्ध विराम नहीं तो कम से कम कुछ घंटे के लिए गोले बारूद और मिलिट्री एक्शन पर विराम लगे। लेकिन रूस ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि युद्ध विराम अब कोई विकल्प नहीं है। खैर, यूएन अपनी ओर से युद्ध का अंत कराने की मुहिम में लगा है। यूएन के महासचिव के साथ पुतिन की बात और मुलाकात हो रही है। बात कितनी बनेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन यूएन महासचिव मॉस्को से सीधे कीव जाएंगे और जेलेंस्की से मिलेंगे। यूएन चीफ है, वो यहाँ पर आकर फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव से बातचीत करेंगे। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। कीव में भी वो फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करेंगे और फिर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलेंगे। जो देश अपने सैनिकों को ही नहीं, अपनी आवाम का कत्लेआम देख रहा हो, वो चुपचाप शांति की पहल कर बैठे, ऐसा लगता नहीं है। खासकर तब जब पूरी दुनिया से उसे हथियार और डॉलर मिलने लगे हैं। नेटो की इसी पहल से रूस आग बबूला है और यूक्रेन के शहर दर शहर गोले बरसा रहा है। अब तो बात एटम बम तक आ पहुंची है। युद्ध में साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं। मुमकिन है परमाणु बम दागने की रूस की धमकी कोरी धमकी ही हो। लेकिन रूस ने जिस धमक के साथ नरसंहार किया है, वो होश उड़ा देने वाला है। भारत आकर रायसीना डायलॉग में यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष ने जो कुछ बताया, वो सन्न करने वाला है। रूस ने आने वाले 15 दिनों में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने की कसम खाई है। वो ऐसा कर पाए या न कर पाए, लेकिन ये आने वाले 10 से 15 दिन ये जरूर तय करेंगे कि ये युद्ध या तो 2 देशों के युद्ध तक सीमित रहेगा या विश्व युद्ध ही अंतिम नियति होगी। गीता मोहन के साथ अभिषेक भल्ला, कीव, आज तक।